हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर, वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चित्रों को माध्यम बनाते हैं। पहला चित्र जिसमें लिखा है कबूतर, दूसरा चित्र रेल, तीसरा चित्र पुस्तक। तो बच्चों, इन चित्रों को देखकर जब हम इनका नाम बोलते हैं तो मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कबूतर, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? क जमा ओ जमा बो जमा ऊ जमा तो जमा ओ जमा रो जमा ओ। रेल में है रो जमा ए जमा लो जमा ओ। पुस्तक में पो जमा ऊ जमा सो जमा तो जमा ओ जमा को जमा ओ। ये सब ध्वनियाँ इनमें मिली हुई हैं। तो मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वर्णीय अक्षर कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर जानेंगे। तो प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों को बोलते समय हमें मुख से निकलने वाली हवा में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। हिंदी में 11 स्वर है। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। अब स्वर के भेद जानेंगे। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 है, अ ई उ और री। ख दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये 7 है। आ ई उ ए आई ओ औ। ये हमारे 7 दीर्घ स्वर हैं। गौ आते हैं प्लुत स्वर, अर्थात इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है और इसमें 3 का निशान नीचे की ओर घुमा के बना दिया जाता है, जैसे ओम, राम। ठीक है, तो ज़्यादातर इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। अब हम स्वरों की मात्राएं जानेंगे। तो बच्चों, शब्दों को लिखने में स्वर 2 रूपों में प्रयोग होते हैं। पहला अपने मूल रूप में, जैसे आज, इत्र, ओस शब्दों में आ ई और ओ अपने मूल रूप में है। ख मात्रा के रूप में, जैसे मीरा शब्द में बड़ी ई और आ स्वर में मात्रा आ जो है स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। मौ जमा ई जमा रो जमा आ। तो लिखने में व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर के परिवर्तित रूप को मात्राएं कहते हैं। ये मात्रा चिन्ह इस प्रकार हैं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। ई की मात्रा वर्ण के आगे से आती है, बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है। उ की मात्रा वर्ण के नीचे से आती है, बड़े उ की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में आती है। ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है। इसी तरह री की मात्रा अर्धवृत्त की तरह घुमाव की तरह नीचे की ओर से आती है। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में आती है। औ की मात्रा डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राओं के रूप में आती है। बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन अ को मिलाकर ही बोले जाते हैं। अ से रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, क च ट त आदि। अर्थात अगर आपको स्वर रहित व्यंजन दिखाना है लिखकर तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। वर्णों के नीचे लगी इन तिरछी रेखाओं को हलंत कहते हैं। अब आते हैं हम अयोगवाह पर। तो स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और भी हैं, अ, अंग और अह। सबसे पहले है अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदु। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यह नासिकीय व्यंजन ङ, ञ, ण, न और म के स्थान पर प्रयोग होता है।
इसका उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर के बाद होता है, जैसे हंस, चंचल, अंगूर, पतंग, झंडा, कंचन आदि। अर्थात बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे बोलते समय हवा नाक से बाहर आती है। फिर है अनुनासिक चंद्र बिंदु। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, जैसे अंग, आंग, इंग, इंग, ऊंग, ऊंग, रिंग, ए, आइंग, ऊंग, औंग। इनमें निर्मित कुछ शब्द देखिए, जैसे कि माँ, चांद, दांत, ऊंचा, गूंज, गांव, बांसुरी आदि। इन सब में अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। यदि स्वर का कोई भाग शिरोरेखा के ऊपर निकला हुआ हो या व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी हो, वहां चंद्र बिंदु ना लगाकर केवल बिंदु लगाते हैं। जैसे नींद, नौ में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं बिंदु आएगा। ऐसे ही ईंट, गेंद, भौंकना आदि में इनमें मात्राएं हैं ऊपर, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु आएगा। फिर आता है विसर्ग, जो 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। तो बच्चों, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे चह, प्रातः आदि। इसका तालमेल ना तो स्वरों से है और ना ही व्यंजनों से। ये स्वरों के साथ प्रयुक्त होने से व्यंजन भी नहीं है और स्वतंत्र रूप से गति ना होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जाते हैं। ये योग ना होने पर भी साथ रहने वाले यानी कि साथ होने के कारण अयोगवाह कहलाते हैं। चलिए अब कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। स्वरों को स्वतंत्र या मूल रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आओ, आई, आइए आदि। इसमें देखिए स्वर आए हैं, आ, ओ, ई, ए। और स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत यानी कि तिरछी रेखा का प्रयोग होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यंजन आधा है। अब हम आते हैं व्यंजन की ओर। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों का स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जाता। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन हैं, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ठीक है, इस तरह हमारे कुल मिला के 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए व्यंजन के भेद जान लेते हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्तिक्त व्यंजन। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु जब किसी अंग यानी मुंह के किसी अंग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ से टकराती है तो स्पर्श उत्पन्न होता है। स्पर्श यानी कि छूना। तो क से लेकर मौ तक के सभी 25 अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ये वे व्यंजन होते हैं जो मुख के किसी न किसी भाग को छूकर बोले जाते हैं। तो 25 इनकी संख्या होती है, क से लेकर मौ तक। ख अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु का मार्ग जीभ, तालु और होंठ के स्पर्श से थोड़ी देर के लिए रुकता है, यानी कि पूरी तरह नहीं छूता लेकिन पूरा स्पर्श भी नहीं बनता। य, र, ल, व, ये 4 ऐसे व्यंजन हैं। ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ग है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु एक जगह से रगड़ खाते हुए या घर्षण से बाहर निकलती है, यानी कि गर्म हवा बाहर आती है। इनके 4 अक्षर हैं, श, श, स, ह। फिर घ है उत्तिप्त व्यंजन, अर्थात ड, ढ को उत्तिप्त व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ पीछे की ओर मुड़कर तालु से टकराती है और आवाज सामने गिरती है। अब विशेष बातें जानेंगे हम। हिंदी में ड, ढ का विशेष महत्व है। ये दोनों ध्वनियाँ अन्य भाषाओं में बहुत कम पाई जाती हैं। लिखते और बोलते समय इनका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। ध्यान रहे कि ढ, ढ शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आते। उदाहरण बड़ा, लड़ाई तथा बढ़ई, पढ़ाई आदि, ये तो बीच में आते हैं या तो अंत में आते हैं। ये नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर इन चारों ध्वनियों ड, ढ और ड, ढ के उच्चारण के अंतर को समझिए। जैसे डलिया, डाली, मंडी, डोर। ऐसे घोड़ा, गाड़ी, बड़ा, लड़ाई। ढोलक, ढेर, ढाल, ढेला। पढ़ना, बुढ़ापा, बढ़ई, चढ़ाई।
अब है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो बच्चों, उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसको निम्नलिखित तालिका के द्वारा स्पष्ट किया गया है। उच्चारण स्थान, कंठ गला, स्वर वर्ण इसके अंदर आते हैं अ आ, और इसके अंदर व्यंजन वर्ण है क ख ग घ ञ ह और विसर्ग। स्थान के अनुसार इन वर्णों का नाम है कंठ्य। तालु उच्चारण स्थान है ई और ई स्वर का, और व्यंजन वर्ण इसमें आते हैं च छ ज झ ञ य श, और तालव्य इनका उच्चारण स्थान है। मूर्धा, मुख की छत, तो री स्वर इसमें आता है। व्यंजन आते हैं ट ठ ड ढ ण र श ड़ ढ। मूर्धन्य वर्णों के नाम है स्थान के अनुसार। दांत, इसमें कोई स्वर नहीं आता। त थ द ध न ल स व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। और दंत्य स्थान के अनुसार वर्णों का नाम है। ऊंठ, ऊ ऊ स्वर इसमें आते हैं। प फ ब भ म व्यंजन वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ्य स्थान के अनुसार ये वर्णों के नाम हैं। फिर आ जाते हैं आपके कंठ और तालु, इसमें स्वर आते हैं ए आई, व्यंजन कोई नहीं आता। कंठ तालव्य इसका स्थान के अनुसार नाम है। कंठ और ओष्ठ, ओ औ स्वर इसमें आते हैं, कोई व्यंजन नहीं है इसके अंदर। और कंठोष्ठीय इसका स्थान के अनुसार नाम है। दांत और ज्येष्ठ स्वर इसके अंदर नहीं है, वो व्यंजन आता है इसमें। और दंतोष्ठीय उच्चारण स्थान के नाम पे नाम है। मुख और नासिका, इसमें स्वर कोई नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, अनुस्वार आता है इसमें। और नासिक्य स्थान के अनुसार इस वर्ण का नाम है। तो वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोजन कहते हैं। यह निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। पहला है व्यंजन और स्वर का संयोग। आप पढ़ चुके हैं कि स्वर के संयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखना संभव है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। अर्थात आप हलंत का चिन्ह लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि वह बिना स्वर की सहायता के लिखा गया है। जैसे कि क हलंत, अ, ठीक है। अब क को हम बिना स्वर के लिखेंगे तो क के नीचे हल चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही ऊ को लगाएंगे क में तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, लेकिन क में हल चिन्ह लगा के हम हटा सकते हैं। ठीक है, एक ही मात्रा अगर क में लगाएंगे तो के लगेगा, और अकेला क लिखेंगे तो हल चिन्ह के साथ। ठीक है, जमा ओ, को की मात्रा। दूसरा है बच्चों व्यंजन और व्यंजन का संयोग। ये निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। क संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ और श। ये संयुक्त व्यंजन इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। श क और श के मेल से बना है शब्द है इससे रक्षा, भिक्षा। त्र त और र के मेल से बना है, इससे बनेंगे शब्द त्रिकाल, त्रिशूल। और ज्ञ, ज और ञ के मेल से ज्ञ बना है, शब्द है ज्ञानी, यज्ञ। श और र के मेल से बना संयुक्त व्यंजन है, इससे शब्द बनेंगे श्रमिक और परिश्रम। ख है द्वित्व व्यंजन, अर्थात जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे मक्का, गत्ता, कच्चा। मक्का में 2 क, गत्ता में 2 त और बच्चा में 2 चौ है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। संयोग, 2 व्यंजनों के मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता वहां संयोग होता है, यानी कि 2 एक जैसे व्यंजन नहीं होते, 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ भी यही होता है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है। जैसे कि आधा गौर घ, आधा चौर छो, आधा तौर थ, इनसे बने शब्द है बग्घी, मच्छर, जत्था आदि। इसमें देखिए एक स्वर रहित वर्ण है और एक स्वर सहित वर्ण है। तो बच्चों संयुक्त र के 3 रूप प्रचलित है, रेफ, पदेन और 2 तिरछी मात्राओं के रूप में। तो जब र व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप रेफ होता है और वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे र जमा क, क्र, शब्द बना कर्क। र जमा यो, शब्द बना आर्य। और जब आधे व्यंजन में पूरा र मिलता है तो उसके 2 रूप होते हैं, जैसे ग्र, ग जमा र ग्र, ग्राम। ट जमा र ट्र, ट्राम। अब हम आएंगे वर्ण विच्छेद पर। तो जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उस क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे प्रकृति का वर्ण विच्छेद है प जमा र जमा अ जमा क जमा री जमा त जमा ई। पुरुष का वर्ण विच्छेद प जमा उ जमा र जमा उ जमा श जमा अ। कृपया का क जमा री जमा प जमा ओ जमा यो जमा आ। कैलाश का वर्ण विच्छेद है क जमा अ जमा ल जमा आ जमा श जमा अ।
अब हम मुख्य बिंदु पर आएंगे बच्चों। अर्थात जानेंगे कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर के भेद है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन के मुख्य भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है। किसी शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अध्याय समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। हम लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4। तो विकल्प सही है पहला वाला 2। ख, अ की ध्वनि क्या है? अनुनासिक, निरनुनासिक और अनुस्वार। तो अ की ध्वनि निरनुनासिक है। ग, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहते हैं वर्ण व्यंजन शब्द, तो इसे कहते हैं वर्ण। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, सही। स्वर व्यंजन के 2 भेद हैं। स्वर व्यंजन के 2 भेद हैं। तो स्वर व्यंजन भाषा के यानी कि वर्ण के 2 भेद हैं, सही है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, गलत। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वह महाप्राण कहलाते हैं, गलत। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वह अल्पप्राण कहलाते हैं, ये भी गलत है। निम्नलिखित व्यंजनों के साथ निम्न व्यंजनों की मात्रा का प्रयोग करके एक शब्द लिखिए। प में ऊ की मात्रा लगाएंगे, छोटे की मात्रा तो बनेगा पुल। क में ए की मात्रा केला, ह में ऊ की मात्रा होंठ और 9 में छोटी की मात्रा लगाएंगे निक। रौ में ऊ की मात्रा लगाइए रुमाल। मौ में री की मात्रा लगाइए मृग। चौ में ओ की मात्रा लगाइए चोंच और जौ में ई की मात्रा लगाइए जिराफ। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का उचित प्रयोग करते हुए लिखिए। कंगन में अनुस्वार आएगा, पंख में अनुस्वार, बांसुरी में अनुनासिक, पतंग में अनुस्वार और मांद में आएगा आपका अनुस्वार, चांद में अनुनासिक। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण विच्छेद करके लिखिए। जैसे पुस्तकालय, प जमा उ जमा सौ जमा तो जमा ओ जमा को जमा आ जमा लो जमा ओ जमा यो जमा ओ। सौंदर्य, सौ जमा औ जमा दो जमा ओ जमा यो जमा रो जमा ओ। अभियान, अ जमा भ जमा ई जमा यो जमा आ जमा नो जमा ओ। कर्तव्य, क जमा ओ जमा रो जमा तो जमा ओ जमा वो जमा यो जमा ओ। गर्भ, ग जमा ओ जमा रो जमा वो जमा ओ। तो चलिए अब गतिविधि करते हैं बच्चों। आपने गतिविधि करनी है कि हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण को दिखाने के लिए एक चार्ट तैयार कीजिए। इसमें आप स्वर व्यंजन लिखकर दिखाएंगे ताकि इस चार्ट के माध्यम से आप बार बार स्वर व्यंजन का अभ्यास कर सकें और स्वर व्यंजन आपको कंठस्थ हो सके। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।